Assalamu alaikum class. So today we are going to discuss chapter 12. We discussed in chapter 10 about Musharka. So I thought I should continue with Musharka and then move on to Murabaha. So I thought I should complete this. So therefore, let's move to chapter 12, diminishing Musharka. This is a new form of Musharka that has recently been introduced. And therefore, let's discuss it in detail. कॉन्सेप्ट जो है डिमिनिशिंग मुशारका का वो मुशारके जैसा ही है, लेकिन ये एक डिमिनिशिंग सॉर्ट ऑफ मुशारका हो जाता है। और ये बेसिकली हो तो बिजनेस के लिए भी सकता है, लेकिन जैसे कि ये यूजुअली पर्सनल आइटम्स खरीदने के लिए, घर या कोई जैसे कि व्हीकल खरीदनी है फॉर लेट्स सपोज, अगर आपने वैसे अपने यूज के लिए या फिर जस्ट इन केस अगर आपने व्हीकल खरीदनी है फॉर एज अ टैक्सी चलाने के लिए, तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ये यूज होता है। डिमिनिशिंग मुशारका में होता है कि मुशारका एज यू ऑल नो कि एक जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर ओनरशिप हो जाती है, ठीक है, दोनों को मुशारका हो जाता है, दो मिलके एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है। सो ये जो जॉइंट ओनरशिप आ जाती है, तो एक इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक बंदे के पास फॉर एग्जांपल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक घर खरीद सकूं। मेरे पास सिर्फ लेट सपोज 1 करोड़ का घर है, मेरे पास सिर्फ 20 लाख है। और बैंक के पास मैं जाता हूँ या किसी भी और बंदे के पास और उससे कहता हूँ कि जी मुझे मेरे पास 20 लाख है, मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है, सो कैन यू हेल्प मी आउट। तो हम दोनों मिलके 80 लाख वो लगाता है, 20 लाख मैं लगाता हूँ, और हम मिलके एक घर खरीद लेते हैं 1 करोड़ का। अब इसमें 20% ओनरशिप मेरी है, 80% बैंक की है, ठीक है। अब इसके बाद एक हमारे दरमियान एक प्रॉमिस हो जाता है कि मैं ये घर उससे रेंट पे ले लेता हूँ, ठीक है, कि ये घर मुझे रहने के लिए रेंट पे, तुम अपना हिस्सा रेंट पे दे दो। तो मैंने अपने हिस्से का रेंट तो नहीं पे करना, मैंने तो सिर्फ वो जो बैंक का हिस्सा है उसके ऊपर रेंट पे करना है। तो मैं उससे रेंट के ऊपर ये घर ले लेता हूँ अपने रहने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। और मंथली या ईयरली या जैसे भी, मंथली यूजुअली होगा रेंट क्योंकि मंथली होता है, तो मंथली मैं उसको उसका रेंट पे करता रहता हूँ, जो उसका शेयर है उसके हिसाब से बैंक का शेयर है। मूविंग ऑन, अब होता यह है कि क्योंकि मैं उसको मंथली उसका रेंट पे कर रहा हूँ मकान का रहने का, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने उसके साथ ही जब मैंने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तब मैंने उसको ये प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा हिस्सा खरीद लूंगा, तो मुझे ना अपने हिस्से के चंक्स बना दीजिए। तो बैंक के हिस्से के 8 चंक बना दिए, क्योंकि 80% उसका शेयर था, तो 10-10% के 8 चंक बना दिए गए, 8 टुकड़े बना दिए गए, ठीक है। तो पूरे घर को बेसिकली 10 टुकड़ों में डिवाइड किया गया, 2 टुकड़े मेरे पास ऑलरेडी हैं, बाकी के जो 8 टुकड़े हैं मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता जमीन और मकान को साथ साथ खरीदता जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास पैसे जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो गया, तो मैंने एक चंक के पैसे दिए, जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने वो एक चंक के पैसे दिए और वो चंक बैंक से खरीद लिया। अब इस तरह क्या हो गया, मेरा शेयर 30% हो गया, बैंक का शेयर 70% हो गया। सो सो दिस इज हाउ डिमिनिशिंग मुशारका वर्क्स। तो अब मेरा शेयर 30% हो गया है, बैंक का शेयर 70% हो गया है। अब अगले महीने का जो रेंट होगा वो भी 70% बैंक को दिया जाएगा, 30% जो है मैंने अपने हिस्से का नहीं देना, मैंने सिर्फ अब 70% के हिसाब से रेंट देना है। फिर जब मेरे पास ये इसकी जो भी ट्रांजेक्शन का टाइम है, उसके बाद पैसे लेट मैं फिर पे कर देता हूँ एक और चंक के, और मुझे एक और चंक मिल जाता है। अब मेरा शेयर 40% हो गया और बैंक का 60 रह गया, तो मैंने उसको अब 60% ही रेंट पे करना है। इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि बैंक का शेयर 0 हो जाएगा और सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, और फिर मैंने बैंक को कोई रेंट इसका पे नहीं करना। सो दिस इज हाउ अ डिमिनिशिंग मुशारका वर्क्स, ठीक है। The another form of musharka developed in the recent past is the diminishing musharka. According to this concept, a financier and his client participate either in the joint ownership of a property or an equipment, or in a joint commercial enterprise. The share of the financier is further divided into number of units, and it is understood that the client will purchase the units of the share of the financier one by one periodically, thus increasing his own share until all the units of the financier are purchased by the client, so as to make him the sole owner of the property or the commercial enterprise, as the case may be. So ये हाउस वाली एग्जांपल रफली मैंने शेयर कर दी है आपसे। इसी तरह से तो ये जैसे था कि ये क्लाइंट परचेज करेगा 1 यूनिट एवरी 3 मंथ्स, तो वो हर तीसरे महीने 1 यूनिट परचेज कर लेता था, और उसको उसके अगले महीने से रेंट उसका कम हो जाता था। इस तरह से अकॉर्डिंग, इस अगर से कोई टैक्सी के लेना चाहता है, एक मतलब जिसका काम है टैक्सी चलाने का,
तो वो डिसाइड करता है कि जी जो मेरा वेट अ सेक जी the agreement allows the financier to claim rent according to his proportion of ownership in a property, and at the same time allows him to the periodical return of a part of his principal through purchase of the unit of this share. तो फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक टैक्सी परचेज करना चाहता हूँ ताकि उसको चलाऊं और मेरा को रेवेन्यू अर्न हो, ठीक है। मेरे पास सिर्फ उसको परचेज करने के लिए 20% पैसे हैं, बाकी के सारे पैसे मैं बी से बैंक से मांग लेता हूँ, वो मुझे बाकी के 80% पैसे दे देता है। और अब इससे मैंने एक टैक्सी खरीद लिया, उसको मैंने चलाना शुरू कर दिया। टैक्सी से मुझे जो प्रॉफिट हुआ, लेट सपोज 1000 रुपीज अ मंथ, ठीक है। तो अब इस 1000 रुपीज की जो प्रॉफिट है, इसको मैं डिवाइड कर लूंगा, या 10,000 का प्रॉफिट हुआ लेट सपोज, तो मैंने उसमें से फिर अब 80% जो बैंक है, या जो हमारी प्री डिटर्मिनेड रेशो होगी कि प्रॉफिट शेयरिंग हमेशा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बैंक मेहनत नहीं कर रहा, वो स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसके रेशो 80 से कम भी हो सकती है, 60 40 50 कितनी भी हो सकती है। तो हमने जो रेशियो डिटर्मिन की, उस हिसाब से मैं उसको पे कर दूंगा, ठीक है। तो लेट सपोज 80 ही तय की हमने कि 80-20 कर लेते सपोज, ठीक है। तो मैं अब पहले जो 2-3 महीने, जितने भी महीनों का हमारा वो टाइम पीरियड तय हुआ है टू परचेज द शेयर्स बैक, द शेयर ऑफ द बैंक बैक, तो हम अब उस हिसाब से मैं उसको 80% प्रॉफिट का उसको दे देता हूँ, 20% मैं अपने पास, दैट मीन्स कि जी 10,000 हुआ है तो 2,000 मैं अपने पास रखता हूँ, 8,000 मैं बैंक को दे देता हूँ। फिर मैं बैंक से एक हिस्सा उनका परचेज कर लेता हूँ जो गाड़ी के अंदर है उसका, तो अब मेरा शेयर 30% हो गया, बैंक का 70 रह गया। तो फिर इस तरह से अब मैं बैंक को 7,000 रुपये दूंगा अगर मेरी इनकम 10,000 है तो। अगली बार मैं उससे फिर एक चंक परचेज कर लेता हूँ, तो मेरा शेयर 40% हो गया, बैंक का 60% हो गया, तो अब मैं बैंक को 6,000 दूंगा। फिर मैंने एक और चंक परचेज कर लिया, मेरा शेयर 50% हो गया, बैंक का शेयर 50% हो गया, तो अब मैं बैंक को 5,000 रुपये दूंगा और 5,000 मेरे पास आएंगे। अब मैंने फिर से एक चंक परचेज कर लिया, तो अब मेरा शेयर 60% हो गया, बैंक का 40% हो गया, अब मैं बैंक को 4,000 दूंगा। इस तरह से मैंने एक और शेयर परचेज किया, मेरा शेयर 70% हो गया, बैंक का शेयर 30 हो गया, तो मैं अब बैंक को 3,000 दूंगा। इस तरह से करते करते मैं आखिरी शेयर भी जब परचेज कर लूंगा, तो मेरा शेयर 100% हो जाएगा, बैंक का 0 हो जाएगा, जिसके बाद मैंने बैंक को प्रॉफिट में से शेयर नहीं देना, क्योंकि मैंने बैंक का पूरा हिस्सा खरीद लिया है। इसी तरह से अगर मैं एक गारमेंट्स की दुकान खोलना चाहता हूँ, सेम पॉलिसी के जो भी मेरे पास पैसे थे, 40% मैं लगाता हूँ, 60% बैंक का मैं लगाऊंगा। तो इस हिसाब से हमने बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा, वो जो भी परसेंटेज हमारी तय हुई, उस हिसाब से आपस में डिवाइड होता रहेगा, और जैसे जैसे मैं चंक खरीदता जाऊंगा उसकी परसेंटेज घटती जाएगी बैंक की। तो उस हिसाब से ये भी एंड पे इस तरह से खत्म हो जाएगा। दिस इज हाउ आवर डिमिनिशिंग मुशारका वर्क्स। Analyzed from the Sharia point of view, this agreement is composed of different transactions which come to play their role at different stages. Therefore, each one of the foregoing three forms of diminishing musharaka is discussed below in the light of Islamic principles. ठीक है। अब पहले तो पॉलिसी देखना है कि होम फाइनेंसिंग के बेसिस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका क्या क्या चीजें होती है। द प्रपोज्ड अरेंजमेंट इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के क्या अरेंजमेंट होती है। पहले एक जॉइंट ओनरशिप क्रिएट की जाती है, एक शिरकतुल मिल्क जिसे हम कहते हैं, इन अ प्रॉपर्टी। फिर इसका जो शेयर होता है, जो फाइनेंसर का शेयर होता है, उससे क्लाइंट को रेंट पे दे दिया जाता है। फिर उससे प्रॉमिस लिया जाता है कि क्लाइंट इसका एक हिस्सा जो है वो परचेज कर लेगा। मतलब इसका पूरा हिस्सा जो है फाइनेंसर का जो पोर्शन है वो परचेज कर लेगा। और एक्चुअल परचेज ऑफ द यूनिट्स जो होती है वो साथ साथ होती रहती है, और हर स्टेज वाइज होती रहती है। और फिर एडजस्टमेंट होती रहती है रेंटल की अकॉर्डिंग टू दी रिमेनिंग शेयर, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है वो थोड़ा डिस्कस हो चुका है कि जॉइंट मलकियत तो क्रिएट की जाती है इन द प्रॉपर्टी, दो पार्टनर्स के मिल जाने से। इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम या ऑब्जेक्शन नहीं है, और शरन भी कोई मेजर ऑब्जेक्शन नहीं है। सेकंड पोर्शन जो है इसके एग्रीमेंट का है कि फाइनेंसर जो है वो लीज के ऊपर दे देता है शेयर टू ऑफ द हाउस टू हिज क्लाइंट एंड चार्जेस रेंट फ्रॉम हिम। This arrangement is also permissible because there is no difference of opinion among the Muslim jurists in the permissibility of leasing one's
undivided share in a property to his partner. If the undivided share is leased out to a third party, its permissibility is a point of difference between the Muslim jurists. तो ठीक है, तो उस जो पार्टनर है उसको लीज कर देने के पर मेजर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुस्लिम जूरिस्ट को, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को देने के ऊपर कुछ मुस्लिम जूरिस्ट का इसके ऊपर ओपिनियन जरा ये है कि नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे कि इमाम अबू हनीफा एंड इमाम जुफार आर ऑफ द व्यू that the undivided share cannot be leased out to a third party, while Imam Malik, Imam Shafi, and Abu Yusuf and Muhammad ibn Hassan hold that the undivided share can be leased out to any person, but so far as the property is leased to the partner himself, all of them are unanimous on the validity of ijara। ठीक है, बेसिकली इजारा का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये लीज से ज्यादा इजारा होता है, क्योंकि इस्लामिक बैंक है वो लीजिंग कर नहीं सकते तो वो इजारा करते हैं, ये इजारा बेसिकली इस्लामिक लीजिंग है, इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। The third step in the aforesaid agreement is that the client purchases different units of the undivided share of the financier. This transaction is also allowed if the undivided share relates to the both land and building. The sale of both is allowed according to all the Islamic scholars. Similarly, if the undivided share of the building is intended to be sold to the partner, it is also allowed unanimously by all Muslim jurists. However, there is a difference of opinion if it is sold to a third party. तो थर्ड पार्टी पे अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं कि नहीं। इट इज क्लियर फ्रॉम द फोरगोइंग थ्री स्टेप्स that each one of the transactions mentioned above is allowed, but the question is whether these transactions may be combined in a single agreement arrangement। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, या कॉन्ट्रैक्ट बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कि एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग आ जाए। फिर जैसे कि जी अगर मैं तुम्हारे से ये चीज खरीदूंगा तो तुम्हें मेरे बेटे को अपनी दुकान पे नौकरी देनी पड़ेगी, ऐसी कंडीशंस आप नहीं लगा सकते, दे वुड बी इलीगल। सो अब ये आ गया कि इसके अंदर एक साथ तीन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से ये एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, टू आंसर इज द आंसर इज दैट इफ ऑल दीज ट्रांजैक्शंस हैव बीन कंबाइंड बाय मेकिंग each one of them a condition to the other, then this is not allowed in the Sharia, because it is a well settled rule in Islamic jurisprudence that one transaction cannot be made a precondition for another, जो मैंने अभी आपको बात समझाई है। However, the proposed scheme suggests that instead of making two transactions conditional to each other, there should be a one-sided promise from the client firstly। तो अब दो कंडीशंस उसके ऊपर लगाने की बजाय उन्होंने ये कहा कि एक वन साइडेड प्रॉमिस ले लेते हैं क्लाइंट से ही सिर्फ, कि वो शेयर जो है वो फाइनेंसर जो है ऑन लीज ले लेगा और उसके अगेंस्ट रेंट पे करता रहेगा। पहला लीज का अब उससे प्रॉमिस ले लिया गया है, अब लीज एग्रीमेंट नहीं हो रहा, अब लीज का प्रॉमिस लिया गया और ये वन साइडेड है। ठीक है, एंड सेकंड टू परचेज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द शेयर ऑफ द फाइनेंसर ऑफ द हाउस एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, कि डिफरेंट स्टेज के ऊपर वो यूनिट्स उसके परचेज कर लेगा, ये एक और उससे प्रॉमिस ले लिया गया। This leads us to the fourth step, which is the enforceability of such a promise। ठीक है, तो अब क्योंकि ये कंडीशन नहीं लगाएगी, इसको प्रॉमिस की फॉर्म में ले लिया और ये वन साइडेड है, तो इसलिए इसको कंडीशन नहीं कहा जा सकता। It is generally believed that a promise to do something creates only a more obligation on the promiser, which cannot be enforced through courts of law। However, there a moral obligation on the promiser which cannot be, again basic point ये है कि जी moral obligation होती है promise, लेकिन अगर ये कोर्ट के अंदर ये enforce नहीं करवाया जाता। लेकिन अब इसके ऊपर भी difference of opinion है मुस्लिम jurists के अंदर। कुछ कहते हैं कि जी it is enforceable in the court of law, और कुछ कहते हैं कि नहीं है, culpable नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज ये कुछ के बारे में कहना है कि ये होगा। ठीक है ना। So there are a number of Muslim jurists who declare that promises are enforceable and the court of law can compel the promiser to fulfill his promise, especially in the context of commercial activities. Some Maliki and Hanafi jurists can be cited in particular who have declared that promises can be enforced through courts of law in case of need. The Hanafi jurists have adopted this view with regard to a particular sale called Bai Bil Wafa. So Bai Bil Wafa is a special arrangement of the sale of a house whereby the buyer promises to the seller that whenever the latter gives him back the price of the house, he will resell the house to him. This arrangement was in vague in the countries of Central Asia, and the Hanafi jurists have declared that if the resale of the house to the original seller is made a condition for the initial sale, it is not allowed. However, if the first sale is effected without any condition, but after effecting the sale, the buyer promises to resell the house whenever the seller offers to sell,
Whenever the seller offers to him the same price, this promise is accepted, and it creates not only a moral obligation but also an enforceable right of the original seller. The Muslim jurists allow this arrangement have based their view on the principle that the promise can be made enforceable at the time of need, even if the promise has been made before effecting the first sale, after which the sale has been effected without a condition. It is also allowed by certain Hanafi jurists. One may raise an objection that if the promise of resale has been taken before entering into an actual sale, it particularly amounts to putting a condition on the sale itself, because the promise is understood to have been entered into between the parties at the time of sale. And even if the sale is without an expressed condition, it should be taken as conditional, because a promise is an expression term has preceded it. Okay? This objection may be addressed by the fact that there is a big difference between putting a condition in the sale and making a separate promise without making it a condition. If the condition is expressly mentioned at the time of sale, it means that the sale will be valid only if the condition is fulfilled, meaning thereby that if the condition is not fulfilled in the future, the present sale will become void. This makes the transaction of sale contingent on a future event, which may or may not occur. It leads to uncertainty, gharar, in the transaction, which is typically prohibited in Sharia. Conversely, if the sale is without any condition, but one of the two parties has promised to do something separately, then the sale cannot be held contingent or conditional without fulfillment of the promise. It will take effect irrespective of whether or not the promiser fulfills his promise. Even if the promiser backs out of his promise, the sale will remain effective. The most the promiser can do is to compel the promiser through a court of law to fulfill his promise. And if the promiser is unable to fulfill the promisee can claim actual damages he has suffered because of the default. This makes it clear that a separate and independent promise to purchase does not render the original contract conditional or contingent. Therefore, it can be enforced. On the basis of this analysis, diminishing musharaka may be used for home financing with the following conditions. The agreement of joint purchase, leasing, and selling different units of the shares of the financier should not be tied up together in one single contract. However, the joint purchase and the contract of lease may be joined in one document, whereby the financier agrees to lease his share after joint purchase to the client. This is allowed because, as explained in the relevant chapters, ijara can be effected for a future date. At the same time, the client may sign a one-sided promise to purchase different units of the shares of the financier periodically, and the financier may undertake that when the client will purchase a unit of his share, the rent of the remaining unit will be reduced accordingly. At the time of purchase of each unit, the sale must be effected by the exchange of offer and acceptance of at the particular date. It will be preferable that the purchase of different units by the client is effected on the basis of the market value of the house as prevalent on the date of purchase of that unit. But it is also permissible that a particular price is agreed in the promise of purchase signed by the client, as it is a shirkatul milk transaction and the partnership is only over the assets and not in the business. अच्छा, इसके अंदर मैं ये भी बता दूं आप सबको कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हम तब भी कर सकते हैं जब हम घर को रेनोवेट करवाना चाहते हो, ठीक है ना। तो रेनोवेशन भी एक पार्ट, घर या शॉप या किसी चीज को रेनोवेट करवाना हो तो उसके लिए भी ये एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो अगेन एक हिस्सा जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक की होती है, वो रेनोवेशन का जो हिस्सा वो उसने पे किया होता है, उसके अगेंस्ट उसको घर का एक हिस्सा एज अ शेयर दे दिया जाता है। मूविंग ऑन, और ये शिरकतुल मिल्क बन जाती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन विद द डिमिनिशिंग मुशारका। अब इसके ऊपर मैं अपने ओपिनियंस आपको एंड पे शेयर करूंगा। Diminishing musharka for services. Okay. The second example given earlier by diminishing musharka is the joint purchase of a taxi for use it as a hired vehicle for income. The arrangement consists of the following elements.
Creating joint ownership on a taxi in the form of Shirkatul Milk, as already stated, it is allowed. The Musharka is the income generated through the service of the taxi. It is also allowed, as I mentioned earlier in the chapter, purchase of different units of the share of the financer by the client. This is again subject to the condition already explained in the case of home financing. However, there is a slight difference between home financing and the arrangement suggested in this second example. The taxi, when using as a hired vehicle normally depreciates in value over time. Therefore, depreciation in the value of the taxi must be kept in mind while determining the price of different units of the share of the financier. Moving on, diminishing musharka. So डिमिनिशिंग मुशारका जब हम ट्रेड में करते हैं, जो थर्ड एग्जांपल मैंने दी थी गारमेंट्स की शॉप की, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है. In the first place, the arrangement is simply a musharka whereby two parties invest different amounts of capital in a joint enterprise. This is obviously permissible subject to the conditions of musharka already spelled out earlier in this chapter. Secondly, it entails the purchase of different units of the share of the financer by the client. This may be in the form of a separate or independent promise by the client. The requirements of Sharia regarding this promise are the same as explained in the case of home financing, with one very important difference. Here, the price of unit of the financer cannot be fixed in the promise to purchase, because if the price is fixed beforehand at the time of entering into a musharka, it will particularly mean that the client has ensured the principal invested by the financer with or without profit, which is strictly prohibited in the case of a musharka. Therefore, there are two options for the financier about fixing the price of his units to be purchased by the client. One option is that he agrees to sell the unit on the basis of the valuation of the business at the time of the purchase of each unit. If the value of the business increases, the price will be higher, and if it decreases, the price will be lower. Such valuation may be carried out in accordance with the recognized principles through the experts whose identity may be agreed upon between the parties when the promise is signed. The second opinion is that the financier allows the client to sell these units by anybody else at whatever price he can, but at the same time, he offers a specific price to the client, meaning thereby that if he finds a purchaser of that unit at a higher price, he may sell it to him. But if he wants to sell it to the financier, the latter will be agreeable to purchase it at the price fixed by him beforehand. Although both these options are available according to the principles of Sharia, the second option does not seem to be feasible for the financier, because it would lead to injecting new partners into the musharka, which will disturb the whole arrangement and defeat the purpose of a diminishing musharka, in which the financier wants to get his money back within a specified time period. Therefore, in order to implement the objective of diminishing musharka, only the first option is practical. इसका यूजेज ऑल पर्पसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स परचेज जो हो सकती हैं, फिक्स्ड एसेट्स की आपने करनी हो, होम फाइनेंसिंग करनी हो, प्लांट एंड फैक्ट्री की कोई फाइनेंसिंग करनी हो, कार ट्रांसपोर्ट की फाइनेंसिंग करनी हो, या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करनी हो फॉर अ फिक्स्ड एसेट, तो वो डिमिनिशिंग मुशारकत के थ्रू की जा सकती है. अब क्योंकि मैंने आपको मुफ्ती साहब के सारे ओपिनियंस बता दिए हैं, तो लेट्स कम बैक टू दीज कंडीशंस, और इसके ऊपर मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर कर दूं. अकॉर्डिंग टू मी, अ डिमिनिशिंग मुशारका माइट हैव सम शरिया कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, तो मेरे नजदीक और कुछ जो लोगों से मैंने बात की है जो इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर जरा एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने कुछ मुफ्तियान से भी ढके छुपे अल्फाज में इसके ऊपर जो भी बात कर सके और जो जो ओपिनियन ले सके या जो भी उनको पता चला उसके ऊपर भी डिस्कशन की है, और कुछ भी इसमें सिर्फ प्योरली मेरा ओपिनियन भी है. तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज, जॉइंट ओनरशिप क्रिएट करने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. जॉइंट ओनरशिप क्रिएट की जा सकती है, दैट इज ओके. इसके बाद का सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें हमें कुछ ना कुछ एतराज किसी ना किसी पर्सपेक्टिव के ऊपर हमें है. फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसके अंदर प्रॉमिस लेना भी कंटिंजेंट के एज अ कंडीशन ही इम्प्लाई होगा, बिकॉज अब वो जिसने दो लोगों के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है और एक दोनों की शिरकत हो गई है मिल्कियत के अंदर, तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि वो इनकार कर दे कि जी मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं खरीदूंगा, या मैं अब इसके अंदर से अब ये रेंट पे करने को नहीं तैयार, या मैं
ये नहीं लूंगा। तो इसके अंदर बेसिकली तो ये है कि जी जो दूसरी कंडीशन लगाई जाती हैं, ये प्रॉमिस हो या कंडीशन हो, बात सेम ही रहेगी। ये होपफुली इसके अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस सिर्फ इसलिए कि जी प्रॉमिसर जो है वो क्योंकि एग्री कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, तो भाई उसके पास एक तो और कोई चॉइस आपने नहीं छोड़ी। और दूसरी बात जो इसके अंदर आ जाती है वो ये आ जाती है कि जी प्रॉमिसर जो है वो और जो बैंक है, वो दोनों मिलके अगर एक इलीगल काम को लीगल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि जी हम दोनों एग्रीड हैं कि जी सूद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं? नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। वो इस्लामिकली शरिया के अंदर लीगल है तो इलीगल ही रहेगा। तो इसलिए अगर वो प्रॉमिस कर भी देता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि इस प्रॉमिस के बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कहीं पर आपने ये अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा कि जी ये प्रॉमिस वो ना करे तो कोई बात नहीं, ये प्रॉमिस उसे करना होगा, ये प्रॉमिस उससे करवाया जाएगा। दैट इज वाई हम इसको ये समझते हैं कि ये कंडीशन है। कहीं पर भी आपने अभी तक एक बार भी जिक्र यहाँ पर ये नहीं देखा होगा कि अगर वो ये प्रॉमिस नहीं करता तो कोई बात नहीं, वो ना करे, ऐसा कहीं नहीं है। वो बस उससे वन साइड प्रॉमिस ले लिया जाएगा, जबरदस्ती लिया जा रहा है ना। तो दिस इज कोरिजन, दिस इज अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगेन उसकी चीज की मलकियत के अंदर वो शामिल हो गए तो अब उसकी बात को कैसे मना करेगा वो? तो ये हमारे नजदीक कंडीशन ही अप्लाई की जा रही है उसके ऊपर, ठीक है, एटलीस्ट मेरे नजदीक। क्योंकि जिनसे मेरी बात हुई थी उनको कुछ चीजों के ऊपर एतराज नहीं है, जैसे कि इसके ऊपर में भी नहीं है। तो अगेन मुझे इसके ऊपर पर्सनली जो मैंने लॉ के इसको जितना मैं समझ सकता हूं अब तक अपने ब्रीफ से नॉलेज के ऊपर, मुझे आप एक्सपर्ट नहीं समझेंगे इस्लामिक शरिया के ऊपर। मेरा नॉलेज इस्लामिक शरिया का बहुत वीक है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट आई डोंट नो, बड़े बड़े मुफ्तियान हैं, अब आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ बताते। अगर सही है तो इसको सही कहें, अगर गलत है तो उसको गलत कहें, बट आई डोंट नो व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन मेरे नजदीक ऑन द फेस ऑफ इट ये ट्रांजैक्शन गलत लगती है, क्योंकि उससे प्रॉमिस लिए जा रहे हैं दो एडिशनल इसके अंदर, और ये कंडीशंस ही हैं। इसमें ज्यादा बेहतर ये रहता कि शिरकतुल मिल्क हो गई है, अब क्लाइंट जो चाहे रेंट कर ले, वो ओपन है। क्लाइंट यही घर क्यों रेंट करे? क्लाइंट कोई और घर भी तो रेंट कर सकता है। ये ओपन कंडीशन रखी जाए क्लाइंट के लिए, ठीक है, कि क्लाइंट इस घर को ना रेंट करे, किसी और घर को भी रेंट कर सकता हो। क्लाइंट के पास चॉइस होनी चाहिए। हाँ, क्लाइंट अपनी मर्जी से रेंट कर ले, दैट्स अ सेपरेट थिंग, कि नहीं मुझे यही घर मुझे पसंद है, ये मैंने बनाया तो, या फिर मैं अपनी मर्जी से बनवा रहा हूँ, या मैं इसको रेनोवेट करवाया तो मैं इसको रहना चाहूंगा, तो नो प्रॉब्लम। प्रॉमिस नहीं होना चाहिए उसके अंदर एग्रीमेंट में। सेकंड चीज, रेंट की जो तय होना है, अब ये रेंट कुछ अरसे बाद रिवाइज भी होता होता है, इसके चंक्स की परसेंटेज भी चेंज होनी है, और रेंट मार्केट रेट के ऊपर तय होना है। अगेन बहुत सारी चीजें रेंट की डिडक्शन के अंदर भी आ जाएंगी कि रिडंड रेंट को जब आपने रिवाइज करना है उसकी क्या कंडीशन तय हुई है, ठीक है, कि मतलब उसको रिवाइज भी किया जाएगा कि नहीं, कि कितना रेंट हो बनता है, ठीक है। और ये अगेन रेंट का एग्रीमेंट क्योंकि साथ ही हो गया है, सो प्रॉब्लम हमें एग्रीमेंट के ऊपर है जो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। मूविंग ऑन, अब ये जो चीज आ गई ना, अगला कॉन्ट्रैक्ट, के जी फाइनेंसर्स के जो शेयर हैं, जो उसके टुकड़े हैं उसके शेयर के हिस्से के, वो खरीदे जाएंगे। अब टुकड़े करने में हमें कोई एतराज नहीं है, उसको बेचने में हमें कोई, तो जैसे उन्होंने कहा कि जी कोई एतराज वाली बात नहीं है इसमें, यस कोई एतराज वाली बात नहीं है, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट के इसको पार्ट बनाना कि जी यही घर खरीदोगे हमसे। भाई घर की ऑप्शन भी उस बंदे के लिए ओपन होनी चाहिए कि वो ये घर ना खरीदे, वो चाहे तो अपना शेयर बेचकर कहीं और कोई और घर खरीद ले। लेकिन वो जनरल क्योंकि इसको ये समझा था कि जो उसने घर बनाया है अपनी मर्जी से या जो भी है लिया है, तो वो एक घर खरीदना भी चाहेगा, ठीक है, वहां तक बात ठीक है। लेकिन प्रॉमिस अंदर डाल देना जो है, ये मेरे नजदीक इज नॉट अ गुड थिंग। अगेन क्योंकि कुरान पाक के अंदर खुद कहा गया है कि ये अल्लाह की बांधी हुई हदें है, इनके करीब भी मत भटको। सो अगर कहीं पर ऐसी चीज डाउटफुल है कि जो आपको इंटरेस्ट की तरफ ले जा सकती है या हराम की तरफ ले जा सकती है, तो एडवाइजेबल इस मामले में तकरीबन मेरे नजदीक तमाम शरिया स्कॉलर्स का यही ओपिनियन होगा कि उससे बचने की कोशिश की जाए। उसके बिल्कुल बॉर्डर ना ढूंढते रहे उसका, कि ये बॉर्डर लाइन है हम बच जाते हैं तो चलो इस तरफ हो जाते हैं, नो, उससे बचने की, उससे दूर रहने की कोशिश की जाए। अब क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि पहले से तय हुई हुई हैं, प्राइस जो है वो पहले से तय हुई हुई है, सो इसके पर भी मुझे एतराज है अगेन, कि जो सेल परचेज है वो पहले से तय नहीं की जा सकती। कोई एक चीज डेफर की जा सकती है, या माल की डिलीवरी या सेल,
ये की प्राइस, अब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, दोनों चीजें साथ हो रही हैं। तो या तो बैंक उसके नाम कर दे, एक बैंक, एक और चीज, बैंक इस केस के अंदर, ये अक्सर इन केसेस के अंदर इंश्योरेंस करवाएगा, और इंश्योरेंस का पैसा सारा का सारा जो घर का मालिक है, जो इनसे परचेज कर रहा है, वो पे करेगा। अब ये टोटली हराम बन जाता है इधर, क्योंकि जब इंश्योरेंस होती है तो घर की मिल्कियत के अंदर हिस्सा तो बैंक का भी है, तो बैंक अपने हिस्से की इंश्योरेंस की पेमेंट खुद क्यों नहीं करता, और दूसरे को कंपेल भी करे कि तुम भी इंश्योरेंस करवाओ। एक ये बहुत बड़ा एतराज है इसके, इस पूरी ट्रांजेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह से जो सेक्शंस हैं इनको बनाकर बेचा गया है, तो अगेन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। और उसकी जो प्राइस है, अब वो प्राइस कैसे तय होगी? या तो हर बार सेक्शन बेचने के टाइम पे नई मार्केट प्राइस ली जाए और उसके ऊपर ऑफर की जाए और वो बंदा एक्सेप्ट करे। अब यहाँ क्योंकि अगेन मजबूर तो है ही वो, उसने एक्सेप्ट तो करनी ही है, सो दैट्स अ थिंग। लेकिन अगर ऑफर करके एक्सेप्ट करवाई जाए तो दैट इज अ बेटर थिंग, और उसके लिए वो वैसे फॉर्मल प्रोसीजर करते हैं। एक जो 3 महीने बाद उनसे पेमेंट लेनी है तो उनको पेमेंट लेने के लिए कहते हैं, उनको एक ऑफर लेटर भेज देते हैं कि जी ये हम ऑफर करें, आप इतने में हम बेचेंगे। अब वो इनकार तो नहीं करने लगा कि जी मैं नहीं खरीदता आपसे, और अगर कर देगा तो वो जी तुमने प्रॉमिस किया तो उसको हम कोर्ट ले जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी एतराज वाली बात यह है कि जी उससे प्रॉमिस करवाया तो हुआ है आपने, अगर वो इनकार कर दे, व्हाट वुड यू डू? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान हुआ ये कि घर, क्योंकि बैंक ये देख रहे थे कि यार जिस मर्जी को लोन दे तो इसमें क्या है, घरों की प्राइस तो हमेशा बढ़ती है, आज लोन दिया 3 साल बाद अगर कोई पेमेंट ना कर सके, लेट सपोज 2 साल बाद नहीं कर सकता, घर तो तब तक अपनी प्राइस डबल हो चुकी होगी घर की, अगर आज $1 लाख का तब तक $2 लाख का हो गया होगा, तो हमारी तो लॉटरी, कुछ पैसे उसने हमें दिए हुए हैं, बाकी का हम घर मकान बेचकर अपने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, उल्टा ज्यादा पैसे आएंगे, दे दो लोन जिसको भी। अब जितने लोग क्वालिफाई करते हैं उनको मिल गया, बैंक ने कहा यार हमारे पास तो पैसे और पड़े हैं, अभी तो हम और लोन दे सकते हैं, और ढूंढो। तो उसके जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, कमीशन के ऊपर ये लोगों को मॉर्गेज दिलवाते हैं, वो गए, देखा जो कोई था उसके जाली पेमेंट स्लिप बनाई, उसकी सैलरी स्लिप बनाई जाली, उसकी तनख्वाह चाहे $1,000 थी, $10,000 की स्लिप बनाई कि जिसमें से ये $5,000 जी आपको पे कर सकता है इजिली आपकी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट, और बड़ा सा घर उसको अच्छा सा लेकर दे दिया, सारी सब कुछ हो गया। अब बैंक को तो नहीं पता ना पीछे क्या हुआ है। अब जब बैंक के पास आ गया, बैंक ने कहा कोई बात नहीं, बैंक ने इसके ऊपर चेक्स नहीं लगाए, कोई डाउन पेमेंट नहीं ली, कोई उसने उसके ऊपर ये नहीं देखा कि जी कितना बंदा रिस्पॉन्सिबल है। बैंक ने भी दे दिया कि पैसे बन रहे हैं, हमारा क्या जाता है, साल बाद घर वापस आ जाएगा, बेचेंगे आराम से पैसे कमाएंगे। हुआ ये कि जब इतने ज्यादा लोगों को इस तरह के इरेस्पॉन्सिबल लोगों को मिल गया, तो पेमेंट कितने, $1,000, तो उसकी टोटल तनख्वाह $5,000 की पेमेंट कहाँ से करेगा? बड़ी हद तो सेविंग्स पुरानी की पड़ी है उसमें से निकाल निकूल के 2-3 पेमेंट कर देगा, साल की कर देगा, बड़ी से बड़ी हद। इस केस में क्या हुआ, जब वो नहीं कर सके, बैंक फोरक्लोजर कर दिए थे घर का, और उसको फॉर सेल लगा दिया बैंक ने कि ये घर बिकने के लिए, नो प्रॉब्लम। जो मंथली पेमेंट्स आ रही थी इतने घरों के, उनमें से एक की आना बंद हो गई, उसको फॉर सेल लगाया, बाकियों से आ रही हैं, चलते जा रहे हैं। इस तरह ही एक और ने कर दिया, इस तरह एक और ने कर दिया, इस तरह देखते देखते पता ये चला कि 60-70% लोगों ने, 80% लोगों ने घर फोरक्लोज करा दिए। जब 60-70% लोगों ने घर फोरक्लोज करा दिए, बैंक मंथली पेमेंट आ रही वो भी घट गई इतने घरों से। और उल्टा अब इतने सारे घर फॉर सेल पड़े थे मार्केट में, और जो जो लोग घर खरीद सकते थे उनके पास ऑलरेडी घर था, वो तो ऑलरेडी उनको पेमेंट करें उसने प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज की, तो अब किसको बेचे? तो जितने सारे घर सेल पे पड़े हैं और खरीदने वाला कोई नहीं है, डिमांड और सप्लाई की पॉलिसी की वजह से घरों की प्राइस गिर गई। घरों की प्राइस इतनी गिरी कि $3 लाख का घर, दो में, दो का एक के अंदर बहुत बुरी तरह से गिरी, क्योंकि पहले लोग बड़े दिल खोल के खरीदी जा रहे थे, घर इतने का है ही नहीं, वो खरीदे दो में ले लूंगा जी, तीन में ले लूंगा। अब तीन वाला दो में, दो की जगह एक के अंदर, अब एक में भी नहीं बिक रहा, ठीक है जी। अब जब ऐसा हुआ, तो ये जो लोग अपनी पेमेंट कर रहे थे घरों की, मॉर्गेज की, उन्होंने सोचा यार ये मेरे साथ वाला घर है जो फोर क्लोज हुआ पड़ा, फॉर सेल, बैंक बेच रहा है, इसको अगर मैं आज ले लूं तो $1 लाख में मुझे ये घर मिलता है, और इसकी मॉर्गेज जो मुझे लेट सपोज मंथली पे करनी पड़ती है वो 1,000 पे करनी पड़ेगी, और जो भी 4-5 साल जो भी उसका टाइम पीरियड है उसके अंदर वो हो जाएगा। जबकि जो मैं अभी लिया हुआ घर, इसको मैंने लिया था $3 लाख के अंदर, और महीने के $3,000 में पे करता हूँ। मेरा दिमाग खराब है, मैं इसको क्यों कंटिन्यू करूं? वो भी अपना घर छोड़ के फोरक्लोज करके चले गए, मैं नहीं पेमेंट करता इसकी भाई, ये साथ वाला भी कल को, और वो फिर दिया भी क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो कहते हैं अभी तो ये प्राइस गिरनी शुरू हुई हुई है, अभी तो क्या पता ये 60-40 के ऊपर चली जाए, मैं तब जाके मॉर्गेज लूंगा। वो भी नहीं लेता, और ये सारे घर फॉर सेल लग जाते हैं कि और प्राइस गिरेगी, तब जाके फिर बैंक के पास जाऊंगा मॉर्गेज लेने के लिए, तब मुझे ये घर $40-50 हजार के अंदर मिल जाएगा। मैं क्यों उसके लिए $3 लाख पे करूं?
अब यही पॉइंट यहां रेज होता है कि अगर वो एग्रीमेंट कर चुका है, ठीक है, अब उसको राइट तो देना, उससे प्रॉमिस क्यों लिया गया, उससे प्रॉमिस इसलिए लेते कि वो भागे ना, उसको हम कोर्ट ले जा सके। तो उसको राइट दे कि जी हम आपको ऑफर करेंगे मार्केट प्राइस के ऊपर, आपने लेना हो ले, नहीं लेना हो ना ले। तो ये इसको मार्केट प्राइस ऑफर करें, मार्केट प्राइस कम हो चुकी है, एक तो पहली बात बैंक रोएगा उसके ऊपर मार्केट प्राइस कम होने के ऊपर कि जी हमारे पैसे गए। और दूसरी बात, मार्केट प्राइस कम हो गई है तो खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, मार्केट प्राइस बढ़ गई है और वो बंदा कहे यार अब मेरे इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे लगता है मुझे कहीं और मकान ले लेना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, और वो मना कर दे, लेट सपोज, क्या बैंक उसको ऐसा करने देगा? अब ये राइट उसका है और इस्लाम इसको राइट को देता है। तो फिर अब बैंक इस राइट को जब ले रहा है तो आई डोंट थिंक कि ये उतना इस्लामिक रह जाता है जितना इसको क्लेम किया जाता है। सो मुशारका जो डिमिनिशिंग है इसके ऊपर हमारा काफी सिग्निफिकेंट एतराज है, क्योंकि कई प्रोमिस एक के साथ एक हो जाते हैं। सबसे मेजर है जो ऑब्जेक्शन इसके ऊपर यही है। और वो वहां ये नहीं कह रहे कि जी इसके साथ ये प्रॉमिस, इसके साथ ये, हर बात को अलग कह रहा है कि जी ये चीज अलाउड है, अलग ठीक है ओके, ये चीज अलाउड है, अलग ठीक है ओके जी, बिल्कुल सेल अलाउड है, मुशारका अलाउड है, किसी की चीज के साथ शिरकत और मिल्क करना अलाउड है, उस चीज को, किसी भी चीज को, प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना अलाउड है, किसी भी चीज को खरीदने के अंदर हिस्से में डाल के भी ले लेना या पूरा खरीद लेने का एग्रीमेंट कर लेना अलाउड है, लेकिन तीनों को इकट्ठा करना कहीं से भी साबित नहीं होता और कहीं से भी अलाउड नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी मैंने ये अब अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर दिया, इसके ऊपर मैं किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने की कोशिश करूंगा और फिर उनका ओपिनियन भी कोशिश करूंगा आप तक पहुंचा दूं, ताकि आप सब तक जो बेस्ट नॉलेज है मैं अपने हिसाब से पहुंचा दूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो दिस इज इट फॉर टुडे।